हेलो। भाई ये बताओ क्लास, बस भाई रोटेशनल कराऊं या ग्रेविटेशन कराऊं? रोटेशनल, चलो ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, आप लोगों का फिजिक्स से पेपर 18 को है और मुझे अभी काइनेटिक थ्योरी वाला भी कराना है, तो उसकी एक आध दिन में ही क्लास रखूंगा मैं, ठीक है? उस दिन सिर्फ काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर कराऊंगा, ठीक है? चलो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, भाई पूरा नाम तो यही है। और आप लोगों को जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का आ सकता है, सुन लीजिए। सेंटर ऑफ मास निकालने को उसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। मैंने आपको कई तरह के न्यूमेरिकल कराए थे, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं एक बार आपको कैसे करने होते हैं। एक तो सेंटर ऑफ मास, सुनते चलो बस भाई। एक आप लोगों को है रेडियस ऑफ गायरेशन, न्यूमेरिकल ऑन द मोमेंटम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। मैंने कई सारे न्यूमेरिकल करवाए थे इस टॉपिक पे, फिर दोबारा से मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी वाले पे। और कुछ बड़े ही जरूरी ना इस चैप्टर में रिलेशंस हैं। ठीक है, हाँ। और कुछ था मेजर, मुझे जो याद आ रहा है वो मेजर में ये है। बाकी हालांकि इधर भी काइनेमेटिक्स टाइप की 3 इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनाना होता है, तो एक उन पे न्यूमेरिकल होगा। बस यही है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आप लोगों का सेंटर ऑफ मास है। इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला याद करो, यहां से बड़ी ही ज्यादा संभावना है जिस तरह के न्यूमेरिकल के आने की। अरे बच्चों रुकना पड़ेगा भाई, चुप हो जाओ, पंखा बंद कर दो, यार कर दो भाई। ये आगे वाले बच्चे तुम्हारे पीछे लगा पंखा बंद करवाते हैं, क्या करें? किसी चीज का शोर कम करना पड़ेगा ना, तो पंखों का है तुम्हारा, तुम तो करोगे नहीं। तो भैया आपको एक सिंपल सी बात का ध्यान रखनी है, आपको एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद करना है कि सेंटर ऑफ मास एक्सियम आप लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है? ऐसे ही चलता रहेगा जितने मर्जी आ जाए। YCM ऐसे ही ZCM है। ये क्या चीज है सुन लीजिए बस बोर्ड पे ध्यान से, आ जाएगा समझ में। मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास कोई 2 बॉडीज, हमने बहुत ज्यादा टाइम लगा था इस चैप्टर पर, बहुत तसल्ली से किया था, तो आप लोगों को ये पता होगा कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है। अगर मैं कहूं कि ये भी 10 किलो की है और ये भी 10 किलो की है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? बीच में। अगर मैं तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम, 2 पार्टिकल की तरह समझो, एक 10 kg का यहां पर, एक 10 kg का यहां पर। इट्स अ 2 पार्टिकल सिस्टम, दैट्स अ 10 kg ऑफ 10 kg। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये बिल्कुल कहां से बैलेंस होना चाहिए? बिल्कुल बीच से, है ना? और मान लेते हैं कि दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स ना, 5 मीटर की दूरी से 10-10 kg की 2 चीजें को सेपरेट रखा हुआ है, तो ये कहां से बैलेंस होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस, बिल्कुल मिडिल से बैलेंस होगा। कुछ ऐसा ही है इधर, तान्या और वशी 10-10 किलो की चीजें बिल्कुल सेंटर से बैलेंस हो जाएगी। ये आपको पता है, इस तरह का क्वेश्चन इतना इजी आना भी नहीं है, आना थोड़ा सा मुश्किल ही है इससे।
लेकिन ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि हमने सेंटर ऑफ मास में क्या करा है, क्योंकि इसके बाद ही मैं मुश्किल वाला करा पाऊंगा ना, जब आसान वाला आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा हाँ ऐसे है, तो आना मेन तौर पर वो वाला क्वेश्चन है जिसमें से हमने डिस्क में से कुछ पार्ट रिमूव किया था, याद आ रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन वो हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। तो आ जाओ, अब इसको करना कैसे होता है, आपको सिंपल चीज़ करनी है कि आपके पास जो भी सिस्टम दिया हुआ है, ऐसा एक सिस्टम दिया हुआ है 10 kg का ब्लॉक, मतलब 10 kg की चीज़ इधर है, 10 kg की इधर है, इसमें किसी भी एक मास पर ना आप ओरिजिन ट्रीट कर लो। क्या ट्रीट कर लो? ओरिजिन। आप यहां पर ना इस जगह को ओरिजिन मान लो। अगर तुमने इस जगह को ओरिजिन माना तो ये वाला क्या हो गया बोलो? एक्स एक्सिस। ये वाला क्या हो गया? और ये बाहर की तरफ क्या हो गया? जेड एक्सिस। कार्तिक, अगर मैंने इस वाले मास को क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया इस वाली जगह को, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ बोलो क्या? जेड एक्सिस। और ये कितनी दूरी पे है जरा बताना, ये वाली चीज कितनी दूरी पे? बोलो 5। तो मुझे बस सबके कोऑर्डिनेट्स बता दो आप लोग, कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे क्या क्या आएंगे। ओरिजिन माना है तो क्या आएगा? 0 0 0। जतिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? बोल 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 बोल, तब मारूंगा ना, इधर ध्यान दे ले। 5,0,0,0। तो दोनों मास पार्टिकल्स का x1 y1 z1, इसका भी x2 y2 z2 हमें मिल गया है। तो मुझे बस तुम ये बताओ, समझे नहीं ना? समझे नहीं ना? पहले वाले का भी आपको 0 0 0 मान लिया, दूसरा वाला 5 यूनिट आ गया तो 5 0 0 हो गया। तो अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेंटर ऑफ मास 2.500 पे है या 3,0,0 पे है, कहां पर है? उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया मैंने, एक्सीएम का बोलो क्या? m1 x1 प्लस में क्या? जितने मास पार्टिकल है सबके साथ ऐसे लगा दो कि मास को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, किससे? टोटल मास से। ऐसे ही वाईसीएम निकालने के लिए आप लोग क्या करो, जितने भी मास है उनको उनके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके टोटल मास से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे, है ना? तो मुझे बताना जरा, पहला वाला मास कितना है बोलो? 10। x1 है 0। दूसरा वाला मास कितना है बोलो? 10। x2 है बच्चों 5। दोनों का मास का सम मिलाऊंगा, 10 और 10 हो जाएगा 20। तो ये आएगा बच्चों 50 बाई में 20, यानी 5 बाई में 2, यानी 2.5, यानी तो एक्सीएम आ गया 2.5। और वाईसीएम की बात करूं तो 10 गुना में 0, 10 गुना में 0 डिवाइड बाई में दोनों का मास मिला के 15, तो 0 ही आना वाईसीएम। कुछ कहेंगे सर जेडसीएम क्यों नहीं निकाल रहे? निकाल लो। कहां पर 20 होगा? अच्छा 10 और 10 दिया है ना, 20 है, तो भी 0 आना है। तो मुझे m1 z1 प्लस में, अरे जल्दी जल्दी बेसिक पार्ट पे ध्यान दे लो, उसके बाद मैं आपको बढ़िया क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं जल्दी से बस। सो 10 इंटू में इसका भी 0 आएगा बच्चों, और 10 इंटू में इसका भी 0 आएगा, दोनों का मिला के 20 हो जाएगा। आंसर फिर से 0 ही आएगा, तो जेडसीएम भी 0 आ गया। तो मुझे बस ये बताओ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आए बच्चों? 2.5, 0, 0। ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। ये बता रहा है आप लोगों को कि अगर आपने इसको 0 0 0 माना है तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है बोलो? 2.5, 0, 0। मींस बिल्कुल मिडवे में, क्योंकि ये 5 पे है तो ये यहां पर है, यहां पर है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। नहीं आई ना मेरी बात समझ में? अरे सेंटर में आना चाहिए था, उसने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बता दी कि बिल्कुल मिडवे में आएगा। एक और ट्राई करते हैं, काम करते हैं, सुनो। मान लो इसका निकालना है, एक तरफ 10 है, एक तरफ हम 4 ले लेते हैं। अच्छा क्या ये बीच से बैलेंस हो जाएगा? क्या 10 और 4 बीच से बैलेंस हो जाएगा? बीच से करूंगा तो गिर जाएगा 10 की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट की तरफ थोड़ा सा होता है, तो आपको पता है कि थोड़ा लेफ्ट की तरफ मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो आप लोगों को पूछा गया इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा अगर ये दूरी कितनी है बोलो? 10 मीटर। कितनी है बोलो? 10। तो एक बात तो पक्की है कि बिल्कुल मिडवे यानी 5 पे तो नहीं होगा। बिल्कुल मिडवे यानी 5 मीटर दूर, तो जैसे इसमें पूरी 5 मीटर की थी तो 2.5 पे मिल गया हमें, बिल्कुल सेंटर में मिल गया। बिकॉज 10 और 10, ये भी 10 kg का, ये भी 10 kg का, तो बिल्कुल बीच में मिल सकता है। बट एक तरफ 10 kg और एक तरफ 4 kg, तो बीच से बैलेंस नहीं होगा, थोड़ा 10 की साइड से बैलेंस होगा। क्लियर होती है वाली बात? तो अब कहां पर है सेंटर ऑफ मास, मुझे वो ढूंढना है। तो मेरे को क्या करना है बच्चों? प्रोसीजर सेम यूज करना है। सेम प्रोसीजर यूज करिए आप लोग। क्या करिए? करना क्या होता है इसमें, ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा गारंटेड। तो करना सिर्फ इतना सा है कि इस वाली जगह को ओरिजिन मानते हुए इसको क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। इसको बोलो क्या मान लिया? वाई। और ये बाहर की तरफ बोलो क्या है? जेड। तो मुझे बताना जरा कि इस वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ओरिजिन माना है तो? 0 0 0। इसके बोलो क्या आएंगे? 10 0 0। अरे क्योंकि 10 यूनिट आगे है तो 10 0 0 हो गया, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी नहीं है, वाई में तो कोई चेंज नहीं है, जेड बाहर की तरफ बाहर भी नहीं गया, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है।
आप अपनी मर्जी से किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आप ओरिजिन मान लीजिए, उसके अलावा बाकी को उसके अकॉर्डिंगली आप कोऑर्डिनेट्स असाइन कर दीजिए। बात समझ में आ रही है अंजलि? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आई, थोड़ा लेट हो गए तुम। बेसिकली हम यहां पर दो मासेस का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं कि अगर दो मासेस है, जैसे कि मुझे तुम बताओ कि ये 10 और 10 है, 5 मीटर की दूरी है, तो ये सिस्टम कहां से बैलेंस हो सकता है? आपको नहीं लगता कि बिल्कुल बीच से ऐसे पकड़ूंगा इसको तो 10 और 10 बराबर हो जाएगा? अगर थोड़ा सा भी इधर करूंगा बीच से तो गिर जाएगा, थोड़ा सा भी इधर करूंगा तो भी गिर जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि ये चीज बिल्कुल बीच से बैलेंस हो सकती है, तो वैसे 10 और 10 कहां से बैलेंस होएगा? बिल्कुल बीच से। तो वो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाओ दो पार्टिकल सिस्टम का। तो वो मैंने एक प्रोसेस समझाया उसका, और प्रोसेस क्या है? सिंपल सा कि आप किसी भी एक मास को क्या ट्रीट कर लो? ओरिजिन ट्रीट कर लो। तो मैंने इसको ओरिजिन ट्रीट करा, तो इधर 5 यूनिट आगे है, तो मैंने बोला कि अगर ये 0 0 0 है तो 5 यूनिट आगे पॉइंट कैसे मिलेगा? 5 0 0, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका 5 होएगा, वाई तो 0 ही रहेगा, जेड भी 0 ही, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। तो हमारा ये वाला मास सिर्फ एक्स में इधर गया है ओरिजिन से, ऊपर नीचे ओरिजिन से गया नहीं, आगे पीछे भी ओरिजिन से गया नहीं। तो वाई और जेड में कोई चेंज नहीं आया, वाई और जेड 0 ही है। सही है? फिर बस फॉर्मूला लगाना होता है, एक्सीएम का ये, वाईसीएम का ये, जेडसीएम का ये। ठीक है? m1 x1 मतलब हर मास को उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर दो। देखो एक्सीएम आ गया 2.5, वाईसीएम आ गया 0, जेडसीएम भी क्या आ गया 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 2.5, 0, 0, 0। मतलब कि अगर ये 0 0 है तो 2.5, 0, 0 कहां पर होगा? बिल्कुल बीच में। तो यहां पर बोल रहा है इसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे कि क्वेश्चन है 10 और 4, अब 10 और 4 हर एक को पता है कि बीच से बैलेंस नहीं हो सकता, थोड़ा सा हम लोगों को लेफ्ट से बैलेंस मिलेगा, और देखते हैं आंसर निकालते हैं, कोई आंसर से पता लगेगा सारी चीजें। तो मैंने इसको माना 0 0 0। अब ये 0 0 है तो इसके हिसाब से ये 10 यूनिट दूर है, तो 10, 0, 0 होगा। तो मुझे बताना जरा एक्सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके क्या वो आएंगे भाई? तो 10 इंटू में बोलो क्या आएगा? 0, प्लस में 4 इंटू में क्या आएगा? बोलो 10, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय क्या आएगा? m1 प्लस यानी 14। नहीं है मेरी बात समझ? बताओ कितना आएगा? तो ये 40/14 आएगा, यानी 20/7 आएगा। 20/, तो एक्सीएम आएगा 20/7। ऐसे ही मुझे बताओ वाईसीएम कितना आएगा? वाईसीएम तो 10 इंटू में y1, 4 इंटू में दिस, डिवाइड बाय में कितना? 14। और जेडसीएम भी क्या आएगा? बोलो। अरे वही m इंटू में z1 और m इंटू में z2, ये 0 ही आना है बच्चों। तो आप लोगों को पता है वाईसीएम भी 0 आ रहा है और जेडसीएम भी। अच्छा, एक्सीएम 20/7 है, इसका वैसे मतलब क्या है? 2.85। तो मुझे तुम एक बात बताओ, इस कोऑर्डिनेट को देख के तुम्हें क्या लगता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है? 2.85, 0, 0। वेयर इट इज, ये कहां पर है जरा बताओ भाई। तुम लोग टाइम पे नहीं आओगे कभी भी, कसम खा ली तुम लोगों ने ना, अपना नुकसान कर रहे हो भाई। अभी सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक निकल गया तुम लोगों का। अच्छा, तो मुझे बताना ये 2.85 कहां पर है अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें? बिल्कुल मिडवे पॉइंट तो कितना है? बोलो 5। अरे बिल्कुल मिडवे कौन सा? बोलो 5। ये 5 पे नहीं है, बोलो कहां पर है? 2.85, मतलब यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास इसका मिल गया, मतलब यहां से कहीं से बैलेंस होगा। और आपको पता है एक तरफ भारी चीज एक तरफ हल्की चीज है, तो थोड़ा भारी वाली तरफ से बैलेंस होगा चीज। नहीं आ रही बात समझे? इधर हल्की वाली से बैलेंस करोगे, वो भारी वाला उसको गिरा ही देगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? याद आ गया जो पढ़ा था? मेन बात है कि आपको वो याद आ जाए जो हमने उस समय क्लास के अंदर करा था। क्लियर होगी? एक फाइनल जल्दी से हम लोग कर लेते हैं एक चीज और, कि इसका सेंटर ऑफ मास मुझे बताओ कहां पर होगा? कि यहां पर एक मास है, जल्दी बता दो मुझे, करोगे कैलकुलेट? कर लो जल्दी कर लो। बिल्कुल चुप हो जाओ, बातें नहीं। सिर्फ ये मान के चलो ए क्लास 10 10 10 के कितने मासेस हैं? 3। इस बार 2 नहीं है, कितने बोलो? 3। 3 है, किसी एक को ओरिजिन ट्रीट कर लो। किसको मानोगे? क्या हुआ? अच्छा 20 20 10 कर दिया मैंने, कोई नहीं, ऐसे ही ऐसे कर लो। चलो मैं करा रहा हूं, देखो करोगे? चलो जिनको आता है वो करो। ऐसा करो, हिंट दे रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं आता इसको ओरिजिन मान लो, किसी एक को भी ओरिजिन मान लो। इसको मान लिया,
ये वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 0, ये वाले के कितने होंगे 10 0 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये x में भी कुछ इधर है और y में भी कुछ ऊपर है। तो x में तो बिल्कुल मिड में होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल मिड में होगा। यहाँ वाला पॉइंट कितना होगा 5, तो 5 तो इसका x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट निकाल लो तुम लोग ऐसे हाइट करके कि ये लेंथ 5 है, वो लेंथ 10 है, तो परपेंडिकुलर निकलेगा ट्रायंगल बना के, फिर तुम्हें हाइट आएगी। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, गलत सलत जैसा भी है करो। नहीं आ रहा समझ? करो। कल पेपर है, आज मैंने कार्डो की इंग्लिश देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें जो रीडिंग है सब फेल है। ऐसे ही में दिक्कत आती है। एक स्नैप दिखाऊंगा अपने 95 के लिए जो संगे ना राउंड ऑफ करके बता रही है। बिना पढ़े यार कर लिया, मैं बिना पढ़े 74 लास्ट टाइम मैंने वो भी नहीं पढ़ा था, मैंने भी नहीं पढ़ाई, 10वीं में भी नहीं आया। 11वीं में भाई साहब बच्चा ना मुझसे बोलता है, देख के मुझे ज़्यादा बोलता बच्चा भी करे पढ़ना ही सेकंड ईयर को यस मैं भैया राइट में कितने साल 5 आ रहे हैं, 5 ये हो रहा है ना तुम लोगों से? देखिए कुछ नहीं करना, क्लास थोड़ा सा ध्यान दो। आप लोग इस पॉइंट को मान लेंगे ओरिजिन। अक्षत, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है? सुनो सुनो, जेड बाहर की तरफ होएगा, बस जेड पे तो कोई मास आ ही नहीं रहा,
Z कोऑर्डिनेट सबका ही 0 है। अच्छा बताना इसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, सिंपल, इसके बताओ। ये अच्छे से सीख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा। अगला वाला, फिर उससे अगला वाला जो थोड़ा मुश्किल है, जहां से क्वेश्चन आया तो 3 नंबर का आएगा मिनिमम, ठीक है। मेन उसी के लिए मैं ये सब प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम लोगों को। और ऐसा मत समझिए कि ये नहीं आ सकता, ये बहुत ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के 11th के फाइनल एग्जाम के अंदर। ट्रायंगल बना के दे देते, 3 मार्क्स दे देते हैं, फिर पूछता है। तो ये 10 0 0। अब ये वाले की कोऑर्डिनेट थोड़े से निकालने, हल्के से मुश्किल। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा जितना ये इधर आ गया। तो यार ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो 5। अब हाइट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब ये हाइट कैसे निकलेगी, क्योंकि ये 10 है और ये 5 है, तो ये निकाल सकते हैं। अरे ट्रायंगल बन गया ना, तो कैसे निकालेंगे, साइड में निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को। 10 का स्क्वायर, बातें नहीं, फिर वही बातें कर रहे हो यार तुम लोग। मेरे को ये हाइट निकालनी है हेमंत, तो कैसे निकलेगी हाइट ये, तो ये 10 है, ये वाली वैल्यू 5 होगी, तो बोलेंगे 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, और इस वाली हाइट को मान लो h मान लिया मैंने, तो h का स्क्वायर बताओ कितना आएगा, 100 माइनस 25 75, रूट 75 आ जाएगा h, विच इज 5√3। तो मुझे बताओ इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5√3 और z कोऑर्डिनेट 0। सो नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स। हमें हर मासेस के कोऑर्डिनेट्स पता लग चुके हैं, जो कि सबसे जरूरी चीज है। आपको बार बार बोल रहा हूं, ये 4 पार्टिकल भी दे दे आपको, एक पार्टिकल को ओरिजिन मानते हुए बाकियों की दूरी के हिसाब से उनको क्या दे देने हैं, कोऑर्डिनेट्स असाइन कर देने हैं। समझ में आ रहा है, और मैंने वही करा है बस अभी भी ना। और उसके लिए ज्योमेट्री ऐसी मिलेगी कि आप लोग बाकियों को कोऑर्डिनेट्स असाइन कर सको। अब तुम लोगों को क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग जब एक्सियम की बात करेंगे तो एक्सियम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 20 इंटू में क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा इसका 20 इंटू फिर 10, फिर बोलो क्या आएगा 10 इंटू में क्या बोलो 5, डिवाइड बाय सबका सम 50, बोलो कितना आएगा, यह आ गया 250 बाय 50 5। तो एक्सियम तो 5 पे है, एक्सियम तो 5 पे है। 5 का कहने का मतलब ये हो जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट 5 यूनिट इधर है भाई, ठीक है। दूसरी बात वाईसीएम निकालते हैं, वाईसीएम, वाईसीएम बोलो कितना आएगा 20 इंटू में 0, फिर 20 इंटू में 0, देख रहे हो 20 इंटू 0, 20 इंटू 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका बोलो कितना आएगा 10 इंटू में 5√3, और तीनों का मास का सम कितना आएगा बोलो 50। बताओ कितना आ गया टोटल, टोटल कितना हो गया बोलो 50√3 अपॉन में 50, बोलो कितना आएगा √3, √3 का मतलब होता है 1.73 और जेडसीएम इसका निकाल के देख लो आप लोग बच्चों। उसका मास इंटू में जेड कोऑर्डिनेट 0, फिर मास इंटू में जेड कोऑर्डिनेट 0, फिर मास इंटू में जेड कोऑर्डिनेट 0, डिवाइड बाय में सबके मासेस का सम आ जाएगा 50, 0 आ गया। सब बच्चे बताओ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ क्या आ रही है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 5, 1.73, 0। ये कोऑर्डिनेट कहां होगा आपके आइडिया से बताओगे सर, 5, 1.73, तो 5 तो यहां हो गया, 5 तो यहां हो गया, और 1.73 कहां पर होगा सर, 1.73 थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहें सर ये हाइट कितनी है, हाइट है 5√3, 5√3 अगर तुम थोड़ा मल्टीप्लाई करो ना 5 गुना में 1.73 लगभग 8 के समथिंग आएगा, क्या आएगा, तो ये हाइट 8 के समथिंग है। तो यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 यूनिट इधर और थोड़ा सा ऊपर, 5 यूनिट इधर और थोड़ा सा, और ऐसा इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ क्यों मिल रहा है, बिकॉज नीचे की तरफ मासेस ज्यादा है, हैवियर है। उधर बोलो मास क्या है 10, इधर बोलो कितना 40, तो ज्यादा नीचे की तरफ मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे नहीं आया समझ में। तो इन 3 मासेस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट लगा के आप तीनों को कनेक्ट कर दीजिए और बीच से बैलेंस कर लीजिए। स्पिनर होता है, वैसे स्पिनर में होता है ना 3 तरफ आपके मासेस हैं और उसको बीच से बैलेंस कर रहे हो, तो यहां से ये बैलेंस होगा अगर 20-20-10 को बैलेंस करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा सर। तो ये जो मैंने आपको बताया ना बच्चों, ये टॉपिक क्या था मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो मैंने आपको अभी सिखाया है ना, दिस इज नथिंग बट इट इज द सेंटर ऑफ मास। जो अभी आपको सिखाया गया है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल सिस्टम। ऐसे पार्टिकल्स का आप लोगों को सेंटर ऑफ मास सिखाया गया, COM। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर अब आप लोगों को क्या सिखाया जाएगा, ध्यान सुनो, COM ऑफ रेगुलर बॉडीज। कैसी बॉडीज का बोलो,
रेगुलर बॉडीज। अब रेगुलर बॉडीज का कैसे सेंटर ऑफ मास निकलता है ये समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक बॉडी है, ये आता है एग्जाम में, कहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास of the given 3 kg laminar regular body। सुनो सुनो, और कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसे दी हुई है कि मान लेते हैं पूरा 1-1 सेंटीमीटर का था ना जो क्वेश्चन है, वही करा देता हूं। 1-1 सेंटीमीटर की थे ना ये शायद, आ जाओ प्लीज भाई। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में पहले तो डिफरेंस बताओ, पहले तो मुझे डिफरेंस बताओ इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में। सर पिछले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास ऐसे पूछा जा रहा था, ये 2 पार्टिकल दिए, बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ये 3 पार्टिकल दिए, बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ये 4 पार्टिकल दिए, बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। 4 पार्टिकल की टेंशन मत लेना, बहुत आसान होता भाई, क्योंकि एक को ओरिजिन मान लोगे, फिर ये एक्स एक्सिस, ये बोलो क्या, तो बहुत इजीली पता लग जाएगा इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, क्योंकि वो आपको इन चारों पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन देगा कि ये 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, तो सबकी आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे नहीं, मैंने करवा रखा आप लोगों को। तो मेरे को अभी तक बस मैंने जो बताया था ना, आपको बताए थे पार्टिकल सिस्टम का, कि एक पार्टिकल वहां, एक पार्टिकल वहां, एक पार्टिकल यहां, तो बैलेंस कहां से होगा, तो बैलेंस कहां से होगा। लेकिन अब मैंने आपको बोर्ड पे क्या दिया है, बोलो रेगुलर बॉडी। कैसा बॉडी दिया है। अब रेगुलर बॉडी का बच्चों क्या करना होता है वो सुनो। इसमें करना क्या है कि उसने बोला है कि 3 केजी की रेगुलर बॉडी है, 3 केजी की, तो इतना मैं मान सकता हूं कि 1 केजी हिस्सा इतने का होएगा, 1 केजी इसका मास होएगा, 1 केजी इसका मास होएगा। अरे क्या मैं उस 3 केजी को ऐसे बोल सकता हूं कि 1 केजी इतने का, 1 केजी इसका, 1 केजी इसका। अच्छा, किसी भी पूरी रेगुलर बॉडी का मास कहां पर कंसंट्रेट माना जा सकता है। एक बात जो मैंने अभी आपको बताई नहीं वो सुन लीजिए। क्या आप लोग मुझे बताओ जरा, एक बार यहां पर ध्यान देना। रेगुलर बॉडी है मेरे पास, ध्यान देना। मान लो रेगुलर बॉडी का मतलब होता है ऐसा, मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, मुझे बताओ इस स्क्वायर शीट का पूरा मास कहां पर कंसंट्रेट होगा। इस पूरी स्क्वायर शीट का सारा मास कहां पर कंसंट्रेट होगा, बिल्कुल सेंटर पर। कैसे बोल सकते हैं सर, क्योंकि सर इस पूरी शीट को, इस पूरी किताब को, इस पूरी कॉपी को मैं यहां से बैलेंस कर सकता हूं। होता है ना एक पॉइंट जहां से बैलेंस होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं इस पूरी कॉपी का सारा मास कहां पर कंसंट्रेट है, इसके सेंटर पर। जरा इसको बताओ एक बार, ये कहां से बैलेंस हो जाएगी। किसी भी रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका ज्योमेट्रिकल, जैसे ज्योमेट्री के आधार पे आपने सेंटर पढ़े हैं। स्क्वायर का सेंटर क्या होगा, बिल्कुल बीच में। सर्कल का सेंटर क्या होगा, बिल्कुल बीच में। तो आप लोग ज्योमेट्रिकल आधार पर किसी भी रेगुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, वैसे होता क्या है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप पूरी बॉडी को बोलो क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। मैं सिंपल आसान शब्दों में कहूं तो यही तो होता है। वो 10-10 केजी की 2 साइड थी तो बीच से बैलेंस हो रहा था, 10 केजी इधर, 4 केजी इधर, 10 की साइड से बैलेंस हो रहा था। पूरी बॉडी को जिस पॉइंट से बैलेंस कर सकते हैं वो उसका बोलो क्या है, सेंटर ऑफ मास। या पूरी बॉडी का मास जहां पर कंसंट्रेट माना जा सकता है। वी आर सपोज टू दैट होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, क्योंकि पूरी बॉडी पे फोर्स लगा लो चाहे इस पे फोर्स लगा लो, बात बोलो क्या है, सेम। तो आप लोगों को ध्यान रखना, रेगुलर बॉडीज का सारा मास कहां पर कंसंट्रेट माना जा सकता है, सेंटर पे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि 1 केजी की है, इसको उठाने के लिए 4 लोग ऐसे उठाएं, या इसके बिल्कुल बीच से सारा फोर्स लगा के उठा लो, समझ रहे हो, बिल्कुल सेंटर से उठा लो फोर्स लगा के, तो भी बैलेंस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे उठाऊं या मैं सिर्फ ऐसे उठाऊं, मेरे से बैलेंस हालांकि अच्छे से होती नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत इजीली इसको बैलेंस करते हैं किसी एक पॉइंट से, आपको पता होगा। तो वो पॉइंट भी तो ये माना जा सकता नहीं कि इसका सारा मास वहां पर बोलो क्या है, कंसंट्रेट है। उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोल सकता हूं। समझ नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो मेरी बात सुनना। तो मेरे सामने जो ये एल शेप लैमिना दिया हुआ है, अरे यार रुक जाओ भाई, क्यों बोलना जरूरी है क्या, मतलब या ऐसे ही बातें करते करते ही पढ़ाई करने में मजा है। 3 केजी का सिस्टम है, तो 1 केजी पूरा इसका मैं यहां पर कंसंट्रेट मान सकता हूं, इसका पूरा 1 केजी यहां पर कंसंट्रेट मान सकता हूं, इसका पूरा 1 केजी यहां पर कंसंट्रेट मान सकता हूं। अब ये पूरी बॉडी नहीं रही, अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम बन चुका है। क्या बन चुका है भाई, भले ही 3 केजी की है, लेकिन मैं मान सकता हूं कि इसका जो 1 केजी है वो बिल्कुल यहां पर कंसंट्रेट है, इसका 1 केजी यहां पर कंसंट्रेट है,
इसका 1 kg यहां पर कंसंट्रेट है। अब ये क्या बन गया क्वेश्चन, अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम बन गया। क्या बन गया बोलो, 3 पार्टिकल सिस्टम। अब 3 पार्टिकल सिस्टम बनते के साथ ही आप लोगों को पता है क्या करना होता है, बताओ क्या करना होता है। आप लोगों को किसी एक पार्टिकल को क्या मानना होता है, ओरिजिन। क्या मानना होता है, अब आपकी इच्छा, आप यहां पर ओरिजिन ट्रीट करो। अच्छा जरूरी नहीं कि आप पार्टिकल पे ही करो, आप कहीं और भी बाहर भी मान सकते हो ओरिजिन। आप चाहो तो कहीं बाहर ओरिजिन मान लो और बाकी को फिर नाम उसके अकॉर्डिंग दे दो। लेकिन ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि सर मैं तो एक को ओरिजिन मान लेता हूं, मान लो इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये एक्स एक्सिस और ये बोलो क्या, वाई एक्सिस। मींस आपको एक रेगुलर बॉडी के सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्टिकल सिस्टम में। और वो कैसे करोगे, तो उसका जो भी मास है उसको टुकड़ों में जैसे दिख रहा है तुम्हें बॉडी के अंदर 3 टुकड़े बन सकते हैं। तो इसका 1 kg 1 kg 1 kg उसको मैंने उसके सेंटर पर कंसंट्रेट मान लिया, क्योंकि ज्योमेट्रिकल बॉडीज का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेट माना जा सकता है। ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया बच्चों। अब देखो हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में मैं बिल्कुल एक एक बात की तह तक नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक्स आप लोगों को जानने हैं तो क्लास में तो हमने एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी इसको प्रूव किया था, ठीक है ना। तो वो फिर आपको वहां दिखना पड़ेगा। हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि एटलीस्ट आपको ये सब बातें पता है। तो बताओ जरा, एक ये वाला पॉइंट क्या मान लिया। अच्छा चलो बताओ कौन बताएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, कौन बताएगा। सर अगर ये पूरा 1 है और ये 1 है तो यहां तक का 0.5, यहां तक का 0.5, तो बोलो क्या आएगा 1, 0, 0। ये वाले की कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा 0। अब y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0.5, 0.5। अरे ये भी 1 और 1 है ना, तो 1 आएगा। z कोऑर्डिनेट 0। मिल गए सारे कोऑर्डिनेट्स। अक्षत नहीं आया ना समझ में। बताओ एक्सियम कितना आएगा, एक्सियम, एक्सियम बोलो m1 यानी 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर इसका कर दो 1 इंटू 1, फिर उसका कर दो 1 इंटू 0, डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा, डिवाइड बाय 3 आएगा, तीनों मासेस का सम। बोलो कितना आ गया, टोटल आ गया 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.33। सुनते चलो सुनते चलो। YCM आएगा 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0, अरे किसी को भी M1 M2 मान लो, आप लोगों की इच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, इसका भी क्या आ गया यानी 0.33। ZCM बोलो कितना आएगा 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 3, आंसर बोलो कितना आएगा 0। ये कह रहा है सेंटर ऑफ मास आएगा 0.33, 0.33, ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास पता है कहां पर होगा, ध्यान से देखो। यहां ओरिजिन है, हाँ भाई दिवांग ओरिजिन यहां पर है 0, 0, 0। अब ये वाली लाइन 0.5 है, यहां तक 0.5 है, यहां भी 0.5 है, लेकिन ये बोल रहा है 0.33, तो 0.33 यहां तक नहीं होगा। अरे 0.5 से जस्ट थोड़ा पहले, अरे यार इतनी लाइन 0.5 है तो 0.3 कोऑर्डिनेट कहां पर होगा 0.33 थोड़ा सा पहले, और 0.33 हाइट भी कहां होगी थोड़ा सा ऊपर, समझे नहीं ना भाई। ये वाली लाइन 0.5 है, ये वाली लाइन भी बोलो क्या 0.5 है, तो 0.33, 0.33 तो अंदर ही लाई करेगा। 0.33 कुछ यहां पर और 0.33 की हाइट भी यहां पर, तो यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है जो कि बोलो क्या होगा सेंटर ऑफ मास। और आप इस एल शेप लेमिना को अंदाजा भी लगाओ ना तो यहीं से बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा भी इधर से करोगे गिर जाएगी उस तरफ को, समझ में आ रही बात। इधर से करोगे उस तरफ गिर जाएगी, उधर से करोगे इधर गिर जाएगी। यही एक पार्टिकल है, यही एक पॉइंट ऐसा लग रहा है जहां से बॉडी बोलो क्या हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। क्या हो सकती है बोलो, सेंटर ऑफ मास मिल गया। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसने 0.33 कराया होगा। अच्छा क्लास में जब मैंने करा होगा तो इसका आंसर 0.83 आया होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि मैंने ओरिजिन क्लास में इसको ना मान के इसको इस वाले एंड को ओरिजिन माना था। अगर मैं इस वाले एंड को ओरिजिन मानूंगा सबके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। तो अब सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से दूर है, तो फिर उसका आंसर आया था 0.83, बिकॉज 0.5 यहां तक है, 0.83 यहां पर हो जाएगा, 0.83 और यहां तक भी बोलो कितना 0.83। लोकेशन सेंटर ऑफ मास की वही बताएगा, बस आपने ओरिजिन यहां लिया है तो अलग आंसर करेगा, आपने ओरिजिन यहां लिया तो अलग आंसर करेगा, बट लोकेशन उसकी वही मिलेगी। नहीं आ रही बात समझ में। जैसे कि बोलो कि बाहर मेरी बाइक खड़ी, तो मेरे से तो भैया 20 मीटर दूर खड़ी है, अक्षर से 15 मीटर दूर है, तो बोलेगा मेरे से 15 मीटर दूर है, आंसर अलग आ रहा है बट लोकेशन क्या है, सेम है। तो आप जहां ओरिजिन मानेंगे उसके हिसाब से आंसर आएगा, लेकिन आंसर सबका सेम माना जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ आ गया मुझे बताओ, है ना। तो रेगुलर बॉडीज में मैंने यही केस करवाया था, ये बताया होगा। और तो क्या हो सकता है, और तो ये ऐसा दे सकता है, ऐसा देता नहीं हालांकि इतना कि मैंने बोल दिया 3 डिस्क लगा के दे दे, ए 3 डिस्क, सर्कल नहीं बच्चों डिस्क है पूरी पूरी, सुनो ए बस 3 डिस्क दे दे, और आप लोगों को बोल दे कि 1 kg की ये डिस्क है, 1 kg की ये डिस्क है, 1 kg की ये डिस्क है, और इनके बीच के आपको पता है ये टच में होगा, ऐसे ऐसे टच में होगा, ऐसे। अब आप लोग मुझे बताना अगर ऐसे में आ जाए आपको फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब तीन रेगुलर बॉडीज हैं,
लेकिन आपको पता है आपको रेगुलर बॉडीज को कैसे कन्वर्ट करना है, पार्टिकल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है बोलो। तो आप लोग कहेंगे सर ये तीन भले ही रेगुलर बॉडीज हो, बट मैं तो इनको क्या मान लूंगा अब कि पूरा पूरा मास 1 kg यहां पर है, 1 kg यहां पर है। क्यों भाई, इस पूरी डिस्क का मास 1 kg मैंने यहां पर मान लिया, बिकॉज इस पूरी डिस्क का 1 kg मास यहां से बीच से बोलो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। समझे नहीं? तो मैं उसको ट्रीट मान सकता हूं कि यहां पर होगा भाई, इसको यहां पर क्या बोल सकता हूं बोलो 1 kg। समझो मेरी बात को, नहीं आ रहा ना समझ में? अब इन तीनों में से किसी भी एक को क्या मान लो बोलो, ओरिजिन। तो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया। समझ नहीं आ रहा? अब क्या करूं, देखो जरा ध्यान सुनना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अब ये r और ये r, क्योंकि उसने बोला है रेडियस r है, रेडियस कितना है बोलो। अब जितना भी दे यार सबका रेडियस r है, बराबर है। तो मुझे बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, 2r, 0,0। नहीं आया, r और r मिला के 2r। अरे क्या हो गया भाई, नहीं आया प्रिंस भाई? ये 0, 0, 0 पे है, तो ये r और r मिला के लेंथ कितनी 2r, तो इसका कोऑर्डिनेट होएगा 2r, 0,0। बच्चे सर r क्यों दे रहे? अरे मैं कह रहा हूं r दिया होगा तो वैसे लिख देना, नहीं दिया तो ऐसे कर देना। नहीं आ रही बात सुनने? अच्छा बताना इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? तो इतनी दूरी पे तो r पे ही है, x कोऑर्डिनेट तो r ही है, x कोऑर्डिनेट तो r है, बट y कोऑर्डिनेट हाइट कैसे निकालूं, हाइट कैसे निकालूं? तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये 2r है? अरे ये 2r है, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी थी बोलो r। तो हाइट निकाल सकता हूं ओरिजिन से कितनी ऊपर होगी? समझ ही नहीं आ रहा सर। अरे ध्यान से देखो ना, ये 2r है, यहां मैं ओरिजिन मान के बैठा हूं, ये 2r है और ये चीज r है, तो क्या मैं ये हाइट नहीं निकाल सकता? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो बोलो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी बोलो किसका स्क्वायर बोलो, 2r का स्क्वायर, बराबर क्या आएगा बोलो, r का स्क्वायर प्लस में इस हाइट का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा, 4r स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर आ गया 3r स्क्वायर और हाइट आ गई √3r। क्या आ गई? तो मुझे बताओ इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, √3r, 0। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास दिक्कत आने वाली है। एक्सियम कितना आ जाएगा, 1 × 0, 1 × 2r, 1 × r, और सबका सम कितना आएगा, 1, 1, 1, 3 आएगा। बोलो कितना आएगा, 2r और r कितना आएगा, 3r/3। आंसर मतलब कि सेंटर ऑफ मास r दूरी पे, यहां से x कोऑर्डिनेट पे तो r है, फिर y देखो कितना ऊपर है, कितना ऊपर है y से निकल जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे नहीं आया, तो इन तीनों का भी आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। कुल मिला के बात यह है कि अगर वो सच में पार्टिकल सिस्टम है तो डायरेक्टली आपको एक को ओरिजिन मान के बाकी को कर लेना। अगर वो पार्टिकल सिस्टम नहीं है, रेगुलर बॉडीज है, तो उन रेगुलर बॉडीज के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उनको पूरा मास कंसंट्रेट मान लो। अगर वो रेगुलर बॉडीज है तो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उसका पूरा मास कंसंट्रेट मान के उसको भी पार्टिकल सिस्टम बना लो, उसको भी पार्टिकल सिस्टम बना लो। समझ नहीं आया? ये द सेकंड टाइप जो सेंटर ऑफ मास निकालने का होता है। सेंटर ऑफ मास निकलता है एक 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल सिस्टम्स का, एक निकलता है सेंटर ऑफ मास रेगुलर बॉडीज का। याद आ गया? अब करते हैं सबसे आखिरी चीज, और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी बस मुश्किल वही है। बस आ जाओ। ओ भैया ये भी अगर तुम्हें मुश्किल लगा तो फिर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, दिक्कत ये है। एक क्वेश्चन दिखाओ मुझे एक बार, कोई बच्चा क्वेश्चन दे दो मुझे बस। 2 करवाए थे ना मैंने। रोड वाला भी करवाया था। पढ़ो भाई। अगर सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट से किसी क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे हाई हैं तो वो है रिमूवल ऑफ डिस्क वाले, सबसे हाई चांसेस। ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म में नहीं आए ना आप लोगों को ये,
रिमूवल में बस 2 मार्क्स को दिया ये। ठीक है कोई नहीं, वो पेपर बनाने के लिए कभी 2 का कर देते, कभी 3 का कर देते, लेकिन ये 3 नंबर में बनता है वैसे। चलो बस क्वेश्चन सुनो, पढ़ो एक बार। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, मेरे पास एक पूरी ऐसी शीट है, कार्डबोर्ड शीट है मान लो लकड़ी की, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा इसका? बिल्कुल बीच में। बहुत बढ़िया। अगर सोचो कि मैं इसका इतना हिस्सा रिमूव कर दूं, अब क्या लगता है, अब बीच से बैलेंस हो जाएगी ये? अब यहां से बैलेंस होएगी? नहीं सर। अब सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाएगा? थोड़ा सा इधर आ जाएगा। जैसे ही आप उसको रिमूव करेंगे इस तरफ का पोर्शन हैवियर हो जाएगा, उधर तो खाली हो गया, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ खिसक जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास आपको पता है, अगर बॉडी में से कुछ रिमूव कर दो तो अपनी लोकेशन पे नहीं रहेगा, फिर कहीं और चला जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? समझ में आती है वाली बात, है ना? तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ऐसे में तो पूरे में सेंटर पे होगा, लेकिन जैसे ही इतने पोर्शन को रिमूव करूंगा, अब सेंटर ऑफ मास अगर मैं क्वाड्रेंट वाइज भी बात करूं ना, तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर मुझे मिलने वाला है, ना ऊपर ना नीचे, थोड़ा सा इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसका क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का, अगर आप ध्यान से देख पाए तो कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस r है। ध्यान समझना, पहली बार समझाऊंगा थोड़ा सा बड़ा लगेगा समझने में, लेकिन बाद में मैं आसान तरीका बताऊंगा कि करना क्या है। सिंपल वही प्रोसेस कर देना। मेरे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस बोलो कितना है बच्चों? इस डिस्क का रेडियस है बच्चों r रेडियस की एक डिस्क है, r रेडियस की। कहता है सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2। इसमें एक सर्कुलर होल करा जाएगा जिसका रेडियस बोलो कितना होगा? r/2 इज कट आउट, द सेंटर ऑफ द होल इज r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। इस ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से कितनी दूरी पर उस वाली डिस्क का सेंटर है जिसको हम कट कर रहे हैं? r/2 दूरी पे। कितनी दूरी बोलो? तो मैंने कहा, समझना, मैंने कहा कि यहां से, मैं इसको हटा रहा हूं एक बार, r को, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। सुनो सुनो, बातें बिल्कुल नहीं करनी है और बस देखना है आप लोगों को। इसका रेडियस बोलो कितना है? ओरिजिनल रेडियस r। इस वाली डिस्क से कितनी अंदर? r/2, क्योंकि ये r है तो r/2 यहां पर कहीं होगा। इधर दूसरी वाली डिस्क का सेंटर है जिसको मैं रिमूव कर रहा हूं, एक और छोटी डिस्क रिमूव कर रहा हूं। उस छोटी डिस्क का रेडियस बोलो कितना है? r/2। कितना है बोलो? तो एक बार रिमूव करके देखो, आप लोग रिमूव करके देखो। यहां सेंटर मानो और r/2 इधर और r/2 इधर रेडियस। तो मुझे बताना जरा, ऐसी डिस्क बनेगी नहीं बनेगी? अरे जो डिस्क मैंने बनाई आप लोगों के लिए यहां पर, तो इसका रेडियस बोलो कितना है? r/2। कितना है बोलो? r/2 रेडियस वाली डिस्क मैंने रिमूव करी, और कहां से रिमूव करी? इस ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से r/2 दूरी आगे जाके मैंने उसको रिमूव कर दिया। नहीं आया समझ में? तो अगर मैं इसको अब यहां से रिमूव कर दूंगा, इस पोर्शन को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, तो मुझे बताओ ये डिस्क कैसी दिखेगी? कैसी दिखेगी? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, तो ये इसका सेंटर है, तो ये कुछ ऐसी नहीं नजर आएगी आप लोगों को। ध्यान देना, कुछ ऐसी नजर नहीं आएगी कि इतना पोर्शन बच गया और ये वाला पोर्शन, कटा हुआ पोर्शन यहां पर है। बताओ किसको समझ नहीं आ रहा? और इसका रेडियस बोलो कितना है बच्चों? r/2। और वो आप पूछना चाह रहा है कि जो ये रिमेनिंग डिस्क है ना, अब क्या सेंटर से बैलेंस होगी अंकित? अब कहां से बैलेंस होगी? थोड़ा सा पीछे से। तो वो पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास अब कितनी पीछे चला गया, कितनी पीछे? पढ़ लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पहले, यही आता है क्वेश्चन एग्जाम में, पढ़ लो एक बार। 2 क्लास लगेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है, फिर टॉर्क वाला मुद्दा कराना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो एक और क्लास अभी लगेगी। देखते हैं जितना भी हो पाएगा 18 तक, नहीं तो वीडियोस तो हैं ही आप लोगों के पास ना, वीडियोस से कवर कर लीजिए, जो रह जाए करवा सब रखा है, जितना हमारा हो जाएगा रिवीजन में उतना बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया? अब जो बताऊं उसको ढंग से सुनना। इधर दीपांशु, अब मान लो आप लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपने एक पूरी बॉडी थी, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर था? विशेष, इस पूरी बॉडी का, जुड़ी हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर था? बिल्कुल बीच में। लेकिन जैसे ही तूने रिमूव किया, उसका सेंटर ऑफ मास कहां चला गया? थोड़ा सा इधर। अब मुझे नहीं पता कहां पर है, लेकिन मैं इतना तो मान सकता हूं कि इसके सेंटर से ना कुछ x डिस्टेंस पीछे चला गया होगा, कुछ x डिस्टेंस, और मेरा टास्क इस x को ही निकालना है, मेरा टास्क इस x को ही निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ x डिस्टेंस पीछे चला गया होगा, तो मैं कहूं कि जो पूरी डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास जो भी है, मतलब इसका जो भी मास है शिवम, वो कहां पर कंसंट्रेट माना जा सकता है? बोलो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान सकते हो? अरे मेरी बात समझ में आ रही है?
कि अगर मैंने इसमें से छोटा पार्ट रिमूव कर दिया तो जितना भी इसका पूरा मास है, अब वो यहां पर तो कंसंट्रेट नहीं है, उसको थोड़ा सा पीछे x यूनिट पीछे कंसंट्रेट मानेंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब वो मास है कितना वो और बताता हूं, सुनो पूरी बात। और इस रिमेनिंग छोटी वाली डिस्क का जो मास है वो सारा का सारा कहां पर कंसंट्रेट मानोगे? इसके यहां पर, इसके खुद के सेंटर पर, बिकॉज ये तो गोल डिस्क है भाई। अब आप लोगों से एक छोटा सवाल है, अगर इस पूरी डिस्क का मास m था तो मुझे बताना जरा इतने एरिया वाली डिस्क का मास कितना होगा और इसका पूरी का मास कितना होगा। पहले तो मास समझ लेते हैं। मुझे तुम बताओ पूरी डिस्क का रेडियस कितना था? बोलो r। तो पाई आर स्क्वायर वाली डिस्क का मास m था। पाई आर स्क्वायर एरिया वाली डिस्क का मास क्या था? बोलो m। इसका एरिया कितना है? एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बताना अगर पूरे पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस r है भाई, डोंट फॉरगेट r रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर के एरिया वाली डिस्क का मास m है, तो इसका एरिया बोलो कितना है? पाई r/2 का स्क्वायर करूंगा तो r²/4। तो मुझे बताओ अगर पाई आर स्क्वायर की एरिया वाली डिस्क का मास m है तो पाई आर स्क्वायर/4 हो गया। अगर एरिया 1/4 हो गया तो मास भी कितना हो गया होगा? तो मेरी बात समझ लीजिए कि अगर मैं इस बॉडी के मास की बात करूं तो इस बॉडी का मास बोलो कितना है? m/4। तो पूरा m/4 कहां पर कंसंट्रेट है? यहां पर। पूरा m/4 यहां पर कंसंट्रेट होगा कि नहीं होगा? इस बात में कोई दिक्कत लग रही है? टुकड़े जो टॉपिक्स में बातें, छोटे टॉप पॉइंट्स में बातें बताई वो क्लियर होनी चाहिए। एक रेगुलर बॉडी का मास कहां पर होता है अक्षत? रेगुलर बॉडी का मास कहां पर होता है? उसके सेंटर पर। तो ये m/4 यहां पर होगा। अच्छा, इस वाली बॉडी का मास कितना होगा बताओ जरा? इस वाली बॉडी का अगर तुम इसको बॉडी नंबर 2 मान लो, इसको बॉडी नंबर 1 मान लो, तो बताओ बॉडी नंबर 2 का मास कितना है? बोलो m/4। अब मुझे बताना बॉडी नंबर 1 का मास कितना होगा? तो बोलूंगा टोटल मास में से m/4 घटा दो, तो इस पूरी रिमेनिंग बॉडी का मास बोलो कितना है? 3m/4 बोल सकता हूं मैं। इसका 3m/4, उसका m/4, तब तक मिला के बोलो कितना बनता है पूरा? 3m/4 प्लस m/4 मिला 4m/4, यानी m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलो m। अब मेन मुद्दा बस इतना सा है कि आपसे मैं शिवम, ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है, इसका सारा मास कहां पर कंसंट्रेट है? इसके सेंटर पर। इसका सारा मास कहां पर कंसंट्रेट है? इससे कुछ x यूनिट पीछे, जो कि मुझे x पता नहीं है। लेकिन तुम्हें बस मैं एक चीज बोलूंगा, अगर मैं उस बॉडी को उठा के वापस इसमें रख दूं तो जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है? मानते हो? अगर मैं, सुन लीजिए, अगर मैं, समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, करने में बहुत आसान चीज है ये, अगर मैं उसको वापस यहां पर लाके रख दूं, इस वाले को वापस यहां पर लाके रख दूं, और ये वाला तो अपनी जगह पे है ही, उस वाले को वापस से लाके रख दूं, ऐसे समझो जैसे बॉडी 1 और बॉडी 2, इस पूरे का सारा मास कहां पर कंसंट्रेट मान रहे हो भाई? यहां पर। कितना मास है जल्दी बोलो? m/4। कितना बोलो? इस पूरी रिमेनिंग वाली का पूरा मास कहां पर है? बोलो यहां पर। कितना बोलो? 3m/4, जो कि यहां से कितनी दूरी पे है? बोलो x। और ये यहां से कितनी दूरी पे? बोलो r/2। आपको ये बताइए कि अगर मैं इनको दो पार्टिकल की तरह ट्रीट करूं, एक पार्टिकल 3m/4 का, एक पार्टिकल m/4 का, बॉडी मत ट्रीट करो, ट्रीट करो कि पूरे का मास 3m/4 यहां पर है, पूरे का मास m/4 यहां पर है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? कौन बच्चा बताएगा? यहां पर है कि नहीं बताओ जरा? अरे इसका और इसका मिला के सेंटर ऑफ मास कहां पर है? बोलो यहां पर। तो मुझे पता है कि इस बार क्या है ना, एक्चुअली मैं पहले जितने भी क्वेश्चन में दे रहा था तुम्हें मासेस दे रहा था, सेंटर ऑफ मास लोकेट करवा रहा था। इस बार मुझे सेंटर ऑफ मास पहले से पता लग चुका है, सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब मुझे देखना है वो कितनी दूरी पे है। करेंगे कैसे? आइए, तो ये वाला पॉइंट जो है नेटचल क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग ओरिजिन ट्रीट करते हो किसी एक जगह को, आप चाहो तो इसको ओरिजिन ट्रीट कर लो, या मैं आपको सलाह दूंगा इस बार आप ओरिजिन इसको ट्रीट कर लो, ये वाली जगह को। चिंता मत करो, ये वाली जगह को सुनते चलो बस। इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास योगिता कहां पर माना जाएगा? यहां पर माना जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा तो मुझे बताओ जरा, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं? 0,0,0। इस वाले को बताना क्या बोलोगे? r/2, 0, इस वाले को क्या बोलोगे? बोलो माइनस का x, क्योंकि ओरिजिन से इस तरफ आ रहे हैं, 0,0। समझो मेरी बात को। शिवम नहीं आ रहा समझ में? भाई मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इसको मैंने मान लिया बॉडी नंबर 1, इसको मान लिया मैंने बॉडी नंबर 2। इस बॉडी नंबर 2 का मास कितना है सब बच्चे बताओ? m/4। कहां पर कंसंट्रेट मानोगे? इसके सेंटर पर। इसका पूरा मास कितना है? 3m/4। कहां पर कंसंट्रेट मानोगे? इसका जो पूरा सेंटर ऑफ मास है वो मैंने x यूनिट दूर माना है, क्योंकि आपको पता है पीछे आ जाएगा। 3m/4 यहां पर कंसंट्रेट है। अब मुझे बताओ कि जरा इसको जैसे ही इसमें मर्ज करूंगा, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाएगा? बीच में। तो मैंने कहा कि पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2, जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं m1 और बोलो क्या बोलूं, उसका कहीं ना कहीं तुम्हें सेंटर ऑफ मास मिलता है। तो मुझे भैया इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर मिल गया। अब मैंने किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, और मैंने बोला किसी को भी मान सकते हो आप लोग, मैंने इस जगह को ओरिजिन मान लिया। तो ये दूरी r/2, 0,0, ये वाले क्या आएगी बोलो? माइनस का x, 0,0।
अब तुम लोगों से बस मैं ये पूछता हूं, अगर मैं एक्सियम निकालूं, ध्यान देना एक्सियम से ही पता लग जाएगा सब कुछ। बताओ क्या फॉर्मूला लगता है, m1x1 प्लस में अपॉन में, चलो मुझे बताना जरा, m1 कितना है 3m/4, इसका x1 कितना है बोलो -x, कितना है बोलो -x, प्लस में m2 बोलो कितना है m/4, x2 बोलो कितना है r/2। समझ नहीं आ रहा ना कार्तिक, 3m/4 इंटू -x, m/4 इंटू r/2, नीचे दोनों का मास मिला 3m/4 प्लस में m/4। अरे एक पार्टिकल इसको मान लिया, एक पार्टिकल इसको मान लिया, नेट सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे है, तो मैंने बोला 3m/4 इंटू -x और m/4 इंटू r/2, दोनों को 3m/4 और m/4 को मिलाऊंगा, बोलो कितना आ जाएगा m। और सबको पता है कि उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मैंने ओरिजिन पे ट्रीट किया, तो ये कितना है बोलो, ये 0 है। ये कितना है बोलो, जरा बताना कितना आएगा, m इंटू 0 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3m/4x प्लस का mr बाई में 8, 3m/4x प्लस का mr बाई 8, बताओ m से m, x की वैल्यू क्या आ गई, ये कट जाएगा r/6, कितनी आ गई, मतलब कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो r/6 यूनिट पीछे खिसक जाएगा, r/6 यूनिट पीछे खिसक जाएगा। ऐसे ही करना होगा, यही तरीका है। अच्छा, अगर रही बात डायरेक्ट करने की, सर पेपर में आए तो हमें बस इसका आंसर कैसे पता लगाना है, आंसर पता लगाना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस ये मान के चलना है कि एक बॉडी जब हमने रिमूव कर दी तो अब इस बॉडी को ना दो बॉडी की तरह समझो, एक बॉडी रही नहीं ना, दो बॉडी हो चुकी है, एक बॉडी निकली, एक बॉडी रखी हुई है, तो जो बॉडी 1 है उसका पूरा सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ऐसे याद करो, ये इजी लगेगा तुम लोगों को। पूरी जो बॉडी 1 है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं है, अरे ये ओरिजिनल सेंटर है, ये ओरिजिनल सेंटर है, पूरी रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो कुल मिला के 2 पार्टिकल मान लो, क्या मान लो बोलो 2 पार्टिकल। जरा बताओ इसका कितना बोलोगे m/4, इसका कितना बोलोगे, कह रहे ये कैसे पता लग रहा है, अरे यार वो तो बोला था ना मैंने, पाई आर स्क्वायर का मास m है, तो इसका एरिया निकाल लिया, उससे आइडिया लगा लिया इसका मास कितना होगा, टोटल m में से फिर इसका माइनस, इसके मास को माइनस कर दिया, इसका मास आ गया। नहीं आ रहा समझ में? अब सिर्फ इतना ही तो याद रखना है आप लोगों को कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट बोलो क्या है ओरिजिन, तो मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या होंगे r/2, और इसके क्या होंगे, क्योंकि मैंने इसको x यूनिट पीछे माना है। अब कुछ मत करो, अगर डायरेक्ट वाला मुद्दा आप लोग डिस्कस कर रहे हो तो इसको 3m/4 इंटू में बोलो क्या करो -x, प्लस में m/4 इंटू में क्या करो बराबर 0 रख दो, बराबर बस क्या रख दो, इसके मास को इसके x से, उसके मास को उसके x से बराबर 0 रख दो बस। वो एक्चुअल में तो वो चीज वही है, ठीक है ना। तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, इसको इधर रखा मैंने mr बाई में 8, इसको इधर रखा मैंने 3m/4x, बताओ m से m कैंसिल, x बराबर कितना आ गया r/6 आ गया। एक करो ट्राई जल्दी से, एक ट्राई करो, दोबारा लिखो, लिखो सुन लो भाई, r/70 ठीक है। तुम्हें भी मिला हो भाई कुछ, सुन लो, यहां पर कितना रेडियस है बोलो, कितना रेडियस की डिस्क है बोलो, r रेडियस की डिस्क है। एक मिनट सुन लो बस, कहां से रिमूव करा है लविश, कहां से रिमूव करा है, पहली बात तो स्मॉलर डिस्क r/6 रेडियस की, कितनी बोलो r/6, छोटी और जो छोटी है, और रिमूव कहां से करा है, कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द स्मॉलर डिस्क लाइज एट r/2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। ढंग से पढ़ा करो क्वेश्चन को, यहां से r/2 दूरी,
बता कहां पर होगी आर बाय दो दूरी? अगर ये आर है तो आर बाय दो बिल्कुल यहां तक होगी। अक्षत, अगर ये पूरा आर है तो आर बाय दो यहां तक होगी। सेंटर से आर बाय दो दूरी पे जाके, सेंटर से आर बाय दो दूरी पे जाके कितनी डिस्क रिमूव करी? आर बाय दो दूरी पे भले ही गए लेकिन डिस्क रिमूव करिए आर बाय सिक्स की। आर बाय मतलब आर बाय दो उसका रेडियस नहीं है, और भी छोटा रेडियस आर बाय सिक्स है, मतलब कि छोटी सी डिस्क रिमूव करिए ऐसे। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया ना शिवम भाई? मैं आर बाय दो यूनिट आगे जाके भले ही रिमूव कर रहा हूं, बट डिस्क रिमूव कर रहा हूं कितने रेडियस की? आर बाय सिक्स रेडियस की। एंड डोंट, मतलब बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लिकेशन में मत लीजिए, बस वो आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसका आर रेडियस का पूरा डिस्क है, इसके सेंटर से आर बाय दो दूरी पे जाके आर बाय छह रेडियस की डिस्क रिमूव करिए। तो आर बाय दो दूरी पे भले गया हूं लेकिन डिस्क रिमूव करिए आर बाय छह की। अच्छा, पिछली बार क्या करा था? आर बाय दो दूरी पे जाके आर बाय दो रेडियस की डिस्क रिमूव करी थी, इसलिए आर बाय दो इधर, आर बाय दो इधर, पूरा डिस्क रिमूव हो गया यहां से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? अब क्या करोगे सब बच्चे बताओ? इसको बॉडी वन ट्रीट करोगे, ये जो बची हुई बॉडी इसको बोलो क्या ट्रीट करोगे? बॉडी वन। इसको बोलो क्या करोगे? बॉडी टू। चलो सब बच्चे इनके मासेस बताना शुरू करो फटाफट से। देखो दोबारा सीख लो। अंकित, पूरे पाई आर स्क्वायर का मास तेरा पता कितना है? एम। तो मुझे बता इस छोटी वाली डिस्क का मास, छोटी वाली डिस्क का तेरा रेडियस पता कितना है भाई? छोटी वाली का रेडियस का डिस्क आर बाय सिक्स, और बड़ी वाली कुछ ऐसी बची हुई है, सुनते रहो बस। बड़ी वाली कुछ ऐसे बची हुई है। तो अगर मैं इनको दो पार्टिकल की तरह ट्रीट करूं, पार्टिकल नंबर वन एंड पार्टिकल नंबर टू, तो मुझे बताओ पार्टिकल नंबर टू का मास कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा भैया पूरी पाई आर स्क्वायर डिस्क का मास m था, तो इसका रेडियस कितना है बोलो? r बाय 6। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना है? कौन बचा बताएगा? पाई r बाय 6 का स्क्वायर बोलो क्या आएगा? ऐसे ही निकल जाता है हर बार। तो पूरी पाई आर स्क्वायर का मास अगर m है तो पाई आर स्क्वायर बाय 36 का मास कितना होगा बोलो? m बाय 36। कितना आएगा? नहीं आ रहा ना समझ में? तो मुझे बता दूसरी वाली बॉडी का मास कितना हो गया? m बाय 36। तो पहले वाली बॉडी का मास कितना हो गया? m में से m बाय 36 को घटा दो, बोलो कितना आएगा? सबसे पहला काम तो यही होता है कि जो रिमूव करे डिस्क उसका मास कितना है, जो बची हुई डिस्क है उसका मास कितना है। अब जो रिमूव करी है डिस्क, जो डिस्क रिमूव करी है उसका सारा मास कहां पर कंसंट्रेट मानोगे? ये m बाय में 36 यहां पर कंसंट्रेट मानोगे। इसका सारा मास कहां पर कंसंट्रेट मानोगे? इसके सेंटर से कितनी पीछे? x यूनिट पीछे आप लोग मानोगे 35 m बाय 36। अरे ध्यान से समझो, इसका पूरा मास 35 m बाय 36 यहां पर कंसंट्रेट मानोगे x यूनिट पीछे, इसका m बाय 36 इसके सेंटर पे कंसंट्रेट मानोगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? जैसे ही इसको मिलाऊंगा यहां पर, जैसे ही इसको यहां पर मिलाऊंगा, मुझे बताओ सारा सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाएगा? बिल्कुल सेंटर पर। तो आप ये समझेंगे कि पार्टिकल वन और पार्टिकल टू का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे। तो आपने इनको जैसे ही मिलाया, इसको जैसे ही मिलाया, सुन लीजिए, ये इसका ओरिजिनल सेंटर है। मुझे बताओ इधर कितनी दूरी पर? x दूरी पर। कितनी दूरी पर बोलो? x दूरी पर। कितने पार्टिकल बैठा हुआ है? 35 m बाय 36। इससे कितनी दूरी पर? r बाय दो दूरी पे। कितनी बोलो? अरे क्योंकि r बाय दो दूरी पे तो डिस्क रिमूव करिए। r बाय दो दूरी पे कितना मास बैठा हुआ है बोलो जरा सब बच्चे? m बाय 36। m बाय, और इसका मिला के सेंटर ऑफ मास बताओ सब बच्चे कहां मिला है मुझे? कहां मिला है मुझे? यहां पर, यहां पर। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? अक्षत, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मिला? यहां पर। अब मैंने सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन को ही 0 0 0 मान लिया है, तो ये वाली लोकेशन बोलो क्या आएगी? r बाय 2 0 0। ये वाली क्या आएगी बोलो? माइनस का x 0 0। चलो बताओ दो भाई एक्सियम क्या आ गया? एक्सियम आ गया पहले वाले का मास 35 m बाय में 36 इंटू में माइनस x, प्लस में दूसरे वाले का मास m बाय 36 इंटू में r बाय 2, दोनों का मास मिलाओगे तो कितना आ जाएगा? m। अब ये तुम्हें पता है एक्सियम 0 पे है क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास 0 पे लोकेट करा है। क्लियर हो रहा है? एक्सियम से निकल जाएगा सारा, बाइसियम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 35 m बाय में 36 x m r बाय में 72, और ये चीज 0 की तरफ चलेगी थी। नहीं समझ में आ रही बात? बताओ कितना आएगा? 36 से ये 2 पे गया, m से m कट गया, x की वैल्यू आ गई r बाय 70। तो r बाय 70 यूनिट पीछे खिसकेगा, बहुत थोड़ा सा खिसकेगा। r बाय 70 बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मास भी बहुत थोड़ा सा ही रिमूव हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? और मैं डायरेक्ट तुम्हें क्या बोल रहा था? डायरेक्ट मैं तुम्हें यही बात बोल रहा हूँ, किसी को कुछ ना लगे ना पेपर में, इतना जरूर कराना, इतना जरूर कराना। छोटी वाली का मास कितना है? m बाय 36। तो m बाय 36 को कहाँ से रिमूव करा है? r बाय 2 से। तो m बाय 36 इंटू r बाय 2 बराबर कर देना, सीधा बराबर कर देना, सीधा बराबर कर देना। किससे बोलो? 35 m बाय 36 जो कि कितनी दूरी पे लोकेट है? x दूरी पे। कितनी दूरी पे बोलो? बस इन दोनों को बराबर रखना होता है। छोटी वाली का मास फिर इंटू में कितनी दूरी से रिमूव किया था, बची हुई का मास इंटू में कितनी दूरी पे वो चला गया है। सीधा इनको सॉल्व कर दो, m से m कट जाएगा, 36 से
36 से 36 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/70 आ जाएगी, ये आएगी। डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोसीजर है। मैं आपको बताऊं, करने में तो सिर्फ 2 स्टेप है, रटने को तो रट भी सकते हैं, बट पहली कोशिश होती है हमारी कि आपको समझ में आ जाए ये वाली चीज़। और इस समझ में आने में कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। नहीं आ रहा है अभी भी समझ में? पक्का? एक करके दिखाओगे, है ना? तो इस बार क्या है, r/4 पे है। सेम क्वेश्चन में चाहिए, चेंज कर देता हूं। ये क्वेश्चन बदल गया, यहां पर ऐसे कर दो, कर दो, ओ कर लो, ये फालतू की बातें नहीं करो तरीके से। r/2 दूरी से रिमूव तो करा, बट r/4 रेडियस की डिस्क रिमूव करी है। हमेशा रिमूव r/2 से करेगा, ये मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही करेगा ये। अंजलि नहीं आया समझ में? पीछे भाई अक्षत नहीं आया, भूमि। अच्छा डायरेक्ट आंसर बताओ, क्या करोगे? डायरेक्ट बताओ कैसे करोगे। पहले बताओ कितनी रेडियस वाली डिस्क रिमूव करी है इस बार, r/4। इस बड़ी डिस्क में से, बच्चों बातें मत करो, इस बड़ी डिस्क में से रिमूवल कहां से करा है? पहले रिमूवल हमेशा ध्यान रखा करो, रिमूवल तो r/2 से ही करा है। कहां से करा है? यहां पर उसका सेंटर है, लेकिन रिमूव करिए कितने रेडियस वाली डिस्क, r/4। r/4 रेडियस वाली डिस्क को रिमूव किया, तो मतलब पूरा r/2 नहीं ले पाए हम, r/4 मतलब आधे तक ही रिमूव करिए इसको, इतने में रिमूव किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई पहले तो दोनों के मास निकाल लो। क्या निकालो दोनों के? अगर डायरेक्ट आप लोग चाहते हो कराओगे तो 2 नंबर का मिल जाएगा आपको नंबर। तो मुझे बताओ r/4 का मास कितना होगा? तो मैंने बोला πr² का मास m है, तो पाई इसका एरिया कितना होगा, πr²/16। अरे क्योंकि r/4 तो उसका रेडियस है ना बच्चों, तो πr² होता है, तो पाई r/4 का स्क्वायर करोगे, πr²/16 आएगा। बोलो कितना आएगा? तो मुझे बताओ दूसरी वाली पार्टिकल का मास कितना है? बोलो रिमूवल डिस्क का मास m/16 है, बची हुई डिस्क का मास कितना है? बोलो m माइनस में m/16, बोलो कितना आएगा? 15 m/16। अब तुम डायरेक्ट ही चाहते हो तो क्या करना होता है खुशी? डायरेक्ट करना है तो क्या करना है? तो बोलेंगे m/16 वाली डिस्क, यानी छोटी वाली डिस्क सेंटर से कितनी दूरी पे थी, r/2, r/2। और जो बची हुई डिस्क थी 15 m/16 मास वाली, वो कितनी दूरी पे थी? बोलो x। कितनी दूरी पे थी? बोलो x। अरे एक x यूनिट दूर होती है, एक r/2 यूनिट दूर होती है, बराबर रख दो दोनों को। बोलो कितना आ जाएगा? m से m कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, x बराबर आ गया r/30। x बराबर आ गया, अरे यही करके आना है, यही करके आना है, इसी के मार्क्स से पूरे नंबर मिलेंगे आपसे। वो कराना साइड वाली चीज, दोनों के मासेस निकाल के फिर ऐसा कर देना। लेकिन वो मैं डायरेक्ट करा था तो मुझे पता नहीं लगता सर कर क्या रहे, तो मैंने थोड़ा पहले प्रोसेस समझाने की कोशिश करी। कुछों को आ गया होगा प्रोसेस समझो, कुछों को यही बढ़िया लग रहा होगा कि यही ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? पक्का सेंटर ऑफ मास तो बच्चों यही है, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास मेन तौर पर। आया कुछ? आज क्या तारीख है? 12। हम लोगों के पास कितने दिन है भाई? देखो अच्छा भाई, कुछ बच्चों के प्राइवेट स्कूल के भी एग्जाम है, बच्चे सोचेंगे सर गवर्नमेंट स्कूल के साथ चल रहे हैं। देखिए जिसका एग्जाम पहले है ना, पहले उसी के हिसाब से चला जाएगा। जैसे इनका हो जाएगा फिर ये तो वैसे भी फ्री है, ये तो 25 तारीख के बाद दिखने भी नहीं गवर्नमेंट स्कूल वाले, क्योंकि इनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब निपट जाना है। और कुछ तो शायद 21 के बाद ही दिखेंगे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री है ना। तो फिर उसके बाद आप लोगों को जैसे एग्जाम होगा आप लोगों के में करते रहेंगे आगे चीज़ें, है ना, प्राइवेट स्कूल वालों के लिए। बट गवर्नमेंट स्कूल वालों को पहले प्रायोरिटी पे इसलिए लेके चल रहे हैं, इन लोगों का 18 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, तो बहुत नज़दीक है इन लोगों का। ठीक है, अब जैसे कि कल हम जो क्लास कल, लेकिन हमारी कल क्लास का इश्यू आ रहा है ना, अच्छा आगे भी नहीं कर रहा हूं, रोक दूं यहां पर।